जब 24 फ्रेम एक के बाद एक फ्लिकर के रूप में पर्दे पर आते हैं, 1/48 सेकंड के लिए प्रकाश और उसमें एक स्टिल पिक्चर जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। उसके बाद 1/48 सेकंड का अंधेरा, फिर उजाला, फिर अंधेरा, फिर उजाला, फिर अंधेरा। 1 सेकंड में 48 बार जब ये चमत्कार घटित होता है तो उत्पत्ति होती है फिल्म के पहले सेकंड की, समय के पहले सेकंड की उत्पत्ति होती है। और उसके साथ ये जो स्टिल्स थी, ये जो ट्रांसपेरेंसीज थी, ये जो फ्रेम थे स्टिल, ये चलने लग जाते हैं और उनके चलते ही जीवन का संचार होता है, क्योंकि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। उजली उजली भोर सुनाती, तुतले तुतले बोल, अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल, कि उससे आंख मिला मित्रा, समय से हाथ मिला मित्रा, कि हो जा किरण किरण मित्रा, ना रुके अब चरण मित्रा, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, कि बादल छट जाएगा मित्रा, कि दुख से झुकना ना मित्रा, कि एक पल रुकना ना मित्रा, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो इस प्रकार जब 24 फ्रेम आपस में मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं और एक मूवमेंट का आभास प्रकट करते हैं, तो फिल्म के मैक्रो स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है। और ये गीत के बोल न केवल सिनेमा में कही जाने वाली तमाम कथाओं के सार को भी इतनी खूबसूरती के साथ प्रकट कर गए। ये शब्द, ये फिल्म के गीत का एक उदाहरण है कि हिंदी सिनेमा का एक गीत अपनी सिचुएशन के साथ भी जस्टिस करता है और एक गीत होने के नाते वो दर्शक को भी मनोरंजन प्रदान करता है। परंतु यथार्थवादी निर्देशक गीतों के साथ असहज रहे हैं। They have been uncomfortable. You don't see song picturizations in Satyajit Ray's films, nor do you see them in Shyam Benegal's films. I met him, and I have met him several times. And more than 30 years ago, I brought to his notice that in Natya Shastra, it is clearly mentioned that song and dance are integral part of drama. नृत्य, संगीत और गीत, गायन नाट्य के अभिन्न अंग हैं। ये बात मैंने आदरणीय श्याम बेनेगल जी के संज्ञान में लाया और जब उनको इस बात का पता चला तो वो चकित हुए और उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी व्यावसायिक निर्देशक ने जो गानों का प्रयोग करते हैं अपनी फिल्म की सफलता के लिए, आज तक किसी ने ये तर्क नहीं दिया, ये उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया। वो नाट्य शास्त्र द्वारा संगीत, गीत और गायन, नृत्य के अनुमोदन के कायल हुए। और इसीलिए मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि नृत्य, गीत, गायन हिंदी सिनेमा के अभिन्न अंग हैं। श्याम बेनेगल जी ने ग्रामीण जीवन पर अनेकों फिल्में बनाई। उनकी शुरू की 3 फिल्में अंकुर, निशांत और मंथन ग्रामीण जीवन पर आधारित हैं। वो अत्यंत पढ़े लिखे, लिटरेट और पता नहीं क्या क्या थ्योरियां और मार्क्सवाद, ये सारे के सारे सोशल एनालिसिस के टूल्स उनके पास थे और उन्होंने ये फिल्में बनाई ग्रामीण परिवेश पर एक अनपढ़ महबूब खान ने एक फिल्म बनाई मदर इंडिया ग्रामीण जीवन के ऊपर। और वो एक अनपढ़ की वो फिल्म पढ़े लिखों की फिल्मों पर
इतनी भारी है कि क्या उसका उदाहरण दिया जाए। उसी फिल्म के अंदर महबूब ने भी ये कहा, खटखुट करती छम छम करती गाड़ी अपनी जाए, फर फर भागे सबसे आगे, फर फर भागे सबसे आगे, कोई नजर ना आए। तो महिला बोलती है, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, जिया हिला जाए, जिया हिला जाए, फड़के आंख रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। तो इस प्रकार नृत्य और गायन के द्वारा एक ऐसी ग्रिम कहानी है मदर इंडिया, जो भारतीय किसान की बहुत ईमानदारी से कही गई कहानी है, लेकिन उसको भी इस प्रकार के गीतों ने इतना मनोरंजक और जीवंत कर दिया है जिसका कोई उदाहरण नहीं है। आजकल की फिल्मों में संगीत का ये जो प्रयोग है वो लुप्त होता जा रहा है। अभी हाल में जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं उनमें किसी में भी इस प्रकार का गीत संगीत नहीं है। हम अपनी परंपरा से भटक चुके हैं। बहरहाल हम मैक्रो स्ट्रक्चर पर वापस आते हैं कि इमेज के चलने से फिल्म का मैक्रो स्ट्रक्चर खड़ा होता है। ये जो इमेज थी स्टिल वो चलने लग गई, लेकिन जब ये इमेज चली तो हम दर्शक एक जगह पर खड़े हुए हैं और उस फ्रेम के अंदर गतिविधियां हो रही हैं। एक इंजन आके रुक रहा है, वर्कर्स फैक्ट्री से निकल के आ रहे हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलर जगह पर खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि जो कैमरा है वो दर्शक का पॉइंट ऑफ व्यू है। द कैमरा इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑडियंस, और जब कैमरा मूव करेगा तो उसके साथ में ऑडियंस भी मूव करेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिक मूवमेंट है कैमरे का वो है पैन, कि जैसे मैंने अपनी गर्दन को ऐसे किया, ऐसे किया ये, और या दूसरा है टिल्ट, ऊपर किया नीचे किया, टिल्ट अप टिल्ट डाउन, पैन राइट पैन लेफ्ट। इस प्रकार से ये मूवमेंट पहली बार 1903 की फिल्म एडविन एस पोर्टर की द ग्रेट बैंक रॉबरी में देखने को मिला। और जब उन्होंने इंजन के ऊपर कैमरा माउंट कर दिया, पता नहीं क्या हालात रहे, क्योंकि डेलिबरेट नहीं लग रहा, लेकिन पहली बार वो जब माउंट हुआ तो कैमरा जो है उसका फ्रेम का मूवमेंट चालू हुआ, फ्रंटल मूवमेंट चालू हुआ, जो बाद में ट्रॉली के द्वारा वो बाद में पैदा किया गया, लेकिन पहली बार रियल ट्रैक के ऊपर ये शॉट लिया गया। तो इस प्रकार कैमरे को मूव करने के जो पहला साधन है वो है ट्रैक, दूसरा है क्रेन, तीसरा है स्टडी कैम, जहां पर हम किसी भी प्रकार का फ्रेम का मूवमेंट ले सकते हैं। जिमी चिब है, मिनी पैंथर है, तो ऐसे करके डिवाइसेस तो बदलती रहेंगी, नई नई डिवाइसेस इन्वेंट होती रहेंगी। ड्रोन आ गया आज की तारीख में, उससे भी फ्रेम का मूवमेंट है। और एनिमेशन फिल्में आप देखते होंगे तो उसके अंदर तो जो बना रहा है वो फ्रेम का जो चाहे मूवमेंट कर सकता है, एक टनल में से निकाल के बाहर लेके जाए, ऊपर से टॉप करे, पलटी करे प्लेन, मतलब एनीथिंग कैन बी डन। सो वी रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द फ्रेम। अब उस फ्रेम को किस तरह से मूव किया जा रहा है, ट्रॉली पे रख के किया जा रहा है, स्टडी कैम से किया जा रहा है, किस डिवाइस से, दैट इज irrelevant because devices will keep changing, but it is the movement of the frame, because the frame is the point of view of the spectator. So when the frame begins to move, the audience, the spectator starts getting involved in the drama, कि वो भी उसके साथ में जो ड्रामा चल रहा है उसके अंदर जा रहा है, उसके भीतर प्रवेश कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये तरह तरह के हो सकते हैं। करेक्टर इज मूविंग टुवर्ड्स द ट्रॉली एंड द ट्रॉली इज मूविंग टुवर्ड्स द करेक्टर, क्रॉस ट्रॉली इसको बोलते हैं, या करेक्टर भाग रहा है उसके साथ में पैरेलल चल रहा है। ऐसी अनेकों अनंत संभावनाएं हैं सिनेमा के अंदर जो सिनेमा ने डायरेक्टर को प्रदान की हैं, इसका उपयोग करे। तो हम आते हैं फिल्म डायरेक्शन पे कि व्हाट इज फिल्म डायरेक्शन। ये आज तक कोई समझा नहीं पाया कि फिल्म डायरेक्शन है क्या चीज।
लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीकों से बताते हैं, लेकिन जो फिल्म डायरेक्शन है वो एक्चुअली है द डायरेक्शन ऑफ द ऑडियंस रेस्पॉन्स। जो भी घटित हो रहा है पर्दे के ऊपर, उसके प्रति ऑडियंस की क्या रिस्पॉन्स आएगी, इसका जो निर्धारण करता है, इसको जो सुनिश्चित करता है, वो डायरेक्टर है। और डायरेक्टर ये रेस्पॉन्स को सुनिश्चित कैसे करेगा? सबसे पहले माइक्रो स्ट्रक्चर के मैनेजमेंट के द्वारा, थ्रू द डिटर्मिनिंग द लुक ऑफ द फिल्म, हाउ द फिल्म इज गोइंग टू लुक, विच वी हैव अंडरस्टूड। दूसरा, ये जो हमने बोला थ्रू द मूवमेंट ऑफ द फ्रेम, वो मूवमेंट, वो फ्रेम को किस तरीके से मूव करेगा कि दर्शक जो है, जो दृश्य है, उसमें अधिक से अधिक इन्वॉल्व होता चला जाए, कैसे ही और शी बिकम्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, नॉट अ मेयर साइलेंट स्पेक्टेटर देयर ऑफ। दिस इज व्हाट इज डायरेक्शन। एंड थर्डली, थ्रू साउंड डिजाइन। साउंड डिजाइन के अंदर आपकी सिंक साउंड में आपका डायलॉग है, सिंक इफेक्ट्स हैं, जो फॉली है, जो एटमॉस्फेरिक साउंड्स हैं वो है, बैकग्राउंड म्यूजिक है। ये सारी की सारी डिवाइसेस को, क्योंकि साउंड को भी घटित होने के लिए कम से कम 1 सेकंड का समय चाहिए, तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, डायरेक्टोरियल डिवाइसेस, जिसके माध्यम से डायरेक्टर ऑडियंस की रिस्पॉन्स को सुनियोजित कर सकता है। क्योंकि मैं कंट्रोल कहने वाला था, रुक गया। कंट्रोल से लगता है कि बहुत फैसिस्ट टाइप का कुछ मीडियम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये मतलब द डायरेक्टर इज ट्राइंग टू एंटरटेन द ऑडियंस बाय द मैनिपुलेशन of all these variables that are available to him. He is trying to titillate the audience, trying to entertain the audience, and entertainment is a very complex subject. एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ कॉमेडी नहीं है। जो एसेंशियल एंटरटेनमेंट है, दैट कम्स फ्रॉम ड्रामा, एंड द ड्रामा कम्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। देयरफॉर देयर हैज टू बी अ वेल डिफाइंड कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्डर टू मेक अ फिल्म एंटरटेनिंग। तो ये जो है मैक्रो स्ट्रक्चर, पहले तो आता है कैमरा मूवमेंट और साउंड डिजाइन के ऊपर, और जो इसका मुख्य पार्ट है द नैरेटिव स्ट्रक्चर। ये नैरेटिव स्ट्रक्चर को, जिसको स्क्रीन प्ले भी बोला जाता है, वो कैसे खड़ा होता है मैक्रो स्ट्रक्चर के अंदर, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन हमको लगातार फिल्मों के बारे में अपनी ओपिनियन देने का हमको एक प्रेशर है, हम बात करें। और हमने 2 हफ्ते का समय दिया हुआ है या लाइफ टाइम बिजनेस करने का। छावा दूसरे हफ्ते के अंदर भी पहले हफ्ते जैसा बिजनेस कर रही है, कर चुकी है, अब तीसरे हफ्ते में आई है। तो लेट द बिजनेस स्लो डाउन, विल टॉक अबाउट छावा, हाउ छावा कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। लेकिन ये मैं आपके सामने 7 पॉइंट रखना चाहता हूं। ये वो 7 नियम हैं जिनके पालन किए बगैर कोई भी हिंदी फिल्म हिट नहीं हो सकती। पहला नियम है परफेक्ट कास्टिंग। जो भी कास्टिंग है वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर जरा सी भी इम्परफेक्ट कास्टिंग हो गई तो मिस कास्ट जिस पिक्चर में हो जाती है, उसको कोई नहीं सेव कर सकता। दूसरी है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और जब हम फिल्मों की समीक्षा करेंगे तो उसमें उसकी रेफरेंस में हम बातें करेंगे। तीसरा है कंफर्मेशन ऑफ अ सोशली अपहेल्ड वैल्यू। समाज में बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं, उनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी बात नहीं है। एक आदमी जो झूठ भी बोलता है, जब वो दर्शक बन के हॉल में आके पिक्चर देखेगा, तो पर्दे के ऊपर जो हीरो है वो सच बोलेगा और सच के लिए लड़ेगा, तो उसके लिए वो सीटियां बजाएगा, बिकॉज ट्रूथ इज अ सोशली अपहेल्ड वैल्यू। तो इस प्रकार से जब तक कोई फिल्म कोई सोशली अपहेल्ड वैल्यू को कंफर्म नहीं करती, वो कामयाब नहीं हो सकती। इसको हम प्लॉट प्रमाइज भी बोल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेक्टेटर विद द प्रोटैगनिस्ट एंड हिज ड्रामेटिक नीड। जो नायक है फिल्म का, जो प्रोटैगनिस्ट है,
उसके साथ में दर्शक की आइडेंटिफिकेशन एब्सोल्यूट होनी चाहिए, और उसकी जो ड्रामेटिक नीड है, ड्रामेटिक नीड से मतलब है कि किस वस्तु को या किस चीज को वो प्राप्त करना चाहता है इस फिल्म के दौरान में, उसके साथ में आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। और द अलाइनमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फिल्म विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। ये क्या है कि डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू है। वो जो डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी डायरेक्टर को जो प्रोटैगनिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ में अलाइन करना पड़ेगा। सिनेमा में और जर्नलिज्म में यही मुख्य अंतर है कि जर्नलिज्म में यू रिपोर्ट अ स्टोरी ऑब्जेक्टिवली, बट इन सिनेमा यू हैव टू टेक अ साइड। जब तक आप साइड नहीं लोगे तब तक पिक्चर सुपरहिट नहीं होगी। अगर आप दोनों साइडें लोगे तो आपकी पिक्चर बिल्कुल भी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी। देयरफॉर alignment of the point of view of the film with the point of view of the protagonist, and the next point is heavy stakes, जो दाव पे लगा हुआ है। फिल्म के अंदर कुछ दाव पे लगा हुआ है। लगान पिक्चर के अंदर अगर वो मैच नहीं जीतते तो उनकी जिंदगी दाव पे लगी हुई है, क्योंकि अगर वो अपना सारा अनाज लगान में दे देंगे तो वो खाएंगे पिएंगे कहां से, भूखे मर जाएंगे। तो द स्टेक्स इन दिस स्टोरी शुड बी वेरी हाई। एंड द सेवेंथ इज एंटरटेनमेंट, कि हमको ये सारे के सारे एलिमेंट्स को लेते हुए एक चीज लेके के रखनी है कि एंटरटेनमेंट, अगर हम एंटरटेनमेंट को एज ए लैंग्वेज भी समझ के चलें तो कोई बुराई नहीं है। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसको एंटरटेनमेंट के माध्यम से ना समझाया जा सके। एंटरटेनमेंट इज अ लैंग्वेज। लेट अस stop looking down upon entertainment as some kind of a inferior social activity. Entertainment we should keep at par with our worship, with our concept of the divine. This is the contact with that. And then in the next episode, we will talk in depth about the screenplay. And till then, keep watching Cinemaya.